Hello friends, welcome to my channel Profit Learning. Today we are going to discuss about PPF, that is Public Provident Fund. In this video we will cover the detailed analysis of Public Provident Fund right from your opening of your account to the maturity and withdrawals. In this video we will also give you the important tips to maximize your risk-free wealth, and at last we will also calculate how you can multiply your risk-free wealth and generate maximum. So it is advisable to watch this video till the end. So let's start. First of all, we will discuss about the key parameters of Public Provident Fund. Public Provident Fund is a long-term saving scheme mainly due to the combination of safety and returns and tax saving. Public Provident Fund लॉन्च किया गया था 1968 में फाइनेंस मिनिस्ट्री नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट्स के द्वारा. एनी इंडियन सिटीजन कैन ओपन दिस पीपीएफ अकाउंट. पीपीएफ फंड जो होता है जब भी इंटरेस्ट अर्न जितना भी होगा और रिटर्न्स आपका जितना भी होगा वो टैक्स फ्री होता है. ये ट्रिपल ई के कैटेगरी में होता है और जो भी आप रिटर्न्स इसमें कमा रहे हैं आप 80C के अंदर उसका डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं. पीपीएफ पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक करती है. In PPF, you can start your investment from 500 and you can go maximum up to 1,50,000 in a financial year. A PPF has a minimum tenure of 15 years. You can extend in a block of 5 years. जो आप 5 साल में आप extend भी कर सकते हैं. Now comes the eligibility and the rules to open the account. Eligibility में ऐसा है कि आप कोई भी Indian citizen इसमें apply कर सकता है. He can open another PPF account on the behalf of minor or the person on sound mind. इंडिविजुअली अकाउंट खोला जा सकता है, कोई भी ज्वाइंट अकाउंट इसमें अलाउ नहीं है. और जिसके पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है वो भी अपने पीपीएफ के लिए ऑप्ट कर सकता है. और कैसे इसको खोलना है, जैसे आप कोई भी नेशनलाइज पोस्ट ऑफिस में भी जाकर कर सकते हैं. कोई नेशनलाइज बैंक है तो आप वहाँ से भी खोल सकते हैं. सम ऑफ द प्राइवेट बैंक्स भी आपको इसका मौका देती है, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, जो बहुत ईजिली होती है, हैसल फ्री है. जो आपका केवाईसी पहले से बैंक में होता है वहाँ से जाकर आप ईजिली 2-3 क्लिक्स में ही आप अपने पीपीएफ अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं. और चाहे आप कोई भी नेशनलाइज बैंक में विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे कंप्लीट होने के बाद आपका पीपीएफ अकाउंट खोल दिया जाएगा. Now comes the PPF investment limits and timings. You can start your investment by ₹500 and with a maximum of ₹1,50,000 in a financial year. Deposits में कोई भी restriction नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं या वन टाइम पे करना चाहते हैं, दोनों में से कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हैं. और नंबर ऑफ लिमिट्स भी, आपको कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें. आप कभी भी अपने फाइनेंशियल ईयर में कभी भी आप चाहें तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. लेकिन क्या राइट टाइम है आपको इन्वेस्ट करने के लिए? जैसे आपका अमाउंट अगर आप बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में लगाते हैं तो वो आपका मैक्सिमम टाइम तक के लिए वो उस फाइनेंशियल ईयर में आपका इन्वेस्टेड रहेगा, तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा कैलकुलेट होगा. जैसे अमाउंट डिपॉजिट एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज़ मोर इंटरेस्ट दैन द अमाउंट डिपॉजिटेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. सो अगर आप ईयरली प्लान कर रहे हैं तो हमेशा जो इसका क्लोजिंग कंसिडर होता है वो हर एक मंथ के 5 तारीख को क्लोजिंग कंसिडर होता है. जैसे आप ईयरली अगर डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप 1 to 5 अप्रैल में ही इन्वेस्ट करें, ताकि आपका क्लोजिंग में पूरे ईयर के टाइम में आपका इन्वेस्टेड रहेगा और आपका रिटर्न्स मैक्सिमाइज होगा. जैसे इफ़ यू आर प्लानिंग टू डिपोज मंथली, आपके पास हो सकता है लमसम में उतना अमाउंट नहीं हो. अगर मंथली में करना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि अगर मंथली भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप पहले से लेकर 5 तारीख तक ही आप इन्वेस्टमेंट का डेट रखें, ताकि आपका जो इंटरेस्ट होगा वो कैलकुलेट हो जाए उस पीपीएफ अकाउंट के अंदर. नाउ कम्स व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट रूल्स. इसमें क्या है कि इंटरेस्ट जो भी होता है वो आपको मैंने पहले बताया कि 5th डे एंड द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ से स्टार्ट होता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. और इंटरेस्ट जो भी होता है वो आपका क्वार्टरली बेसिस पे आपका चेंज होते रहता है. जैसे अभी क्वार्टरली बेसिस पे गवर्नमेंट ने 7.1% का रखा है, उससे पहले 7.8 था. और पीपीएफ का जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो एनुअली है. आपका जो भी कंपाउंडिंग होगा वो एनुअली बेसिस पे कंपाउंड होता है. और जो इंटरेस्ट अर्न होता है आपका एवरी मंथ में, आपका जो इंटरेस्ट अर्न होता है वो भी आपको डिलीवर होता है एनुअली बेसिस. सो कंटिन्यू विद द पीपीएफ इंटरेस्ट एंड रेट रूल्स. जैसा मैंने बताया कि 1 अप्रैल 2020 के ऑनवर्ड्स आपको 7.1% रखा गया इस क्वार्टर के लिए, और इससे पहले वाले क्वार्टर में 7.9 था, उससे भी पहले 7.9 था. तो आप देख रहे हो कि 8%, 7.6% है. सो बेस्ड ऑन दीज इंटरेस्ट रूल्स हम लोग वो चेक करेंगे कि कितना हमारा वेल्थ जनरेट होता है अगर हम 15 ईयर्स का टाइम लेते हैं. उससे 5 ईयर्स के एक्सटेंशन में कितना हम लोग वेल्थ मल्टीप्लाई कर पाते हैं, विथ डिपॉजिट, विदाउट डिपॉजिट,
फिर 5 ईयर के एक्सटेंशन में कितना होता है, तो हम लोग पूरे कैलकुलेशन से देखेंगे कि हम लोग कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो हम लोग अभी लास्ट में चेक करेंगे। नाउ कम्स द पीपीएफ मैच्योरिटी एंड विड्रॉल। पीपीएफ मैच्योरिटी में जैसा मैंने पहले ही बता रखा है कि पीपीएफ मैच्योरिटी 15 ईयर्स का होता है और हर एक 5 ईयर्स के ब्लॉक में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आप जो भी एक्सटेंशन करेंगे आप विथ डिपॉजिट भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और विदाउट डिपॉजिट। अगर विथ डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको 1,50,000 आप इन मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं अप टू 5 ईयर्स। विदाउट डिपॉजिट के केस में आपका अमाउंट जितना आपने इन्वेस्ट कर रखा है 15 ईयर्स तक वो इन्वेस्टेड रहेगा, उस पर आपको इंटरेस्ट आपका बिल्डअप होते जाएगा। और एक्सटेंशन विदाउट डिपॉजिट्स में आपको एक विड्रॉल पर साल मिलता है, जिसमें आप आराम से उसको विड्रॉ कर सकते हैं। कितना भी अमाउंट, अगर आपका जितना अमाउंट एक्यूमुलेटेड है आप उसमें से कुछ पैसा निकाल सकते हैं और अमाउंट रिमेनिंग जो होगा उस पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होते रहेगा। और जब भी आपने एक्सटेंशन किया है विदाउट डिपॉजिट तो आप फिर उसको विथ डिपॉजिट नहीं कर सकते। एक्सटेंशन विद डिपॉजिट्स में आपका सिमिलरली होता है, 5 साल के ब्लॉक में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं विद डिपॉजिट और आपको 1 विड्रॉल इसमें भी मिलता है। आप फाइनेंशियल एड से निकाल सकते हैं 1 विड्रॉल से, लेकिन टोटल विड्रॉल लिमिट जो होता है एक्सटेंडेड 5 ईयर्स का शुड नॉट एक्सीड 60% ऑफ योर अकाउंट बैलेंस एट द टाइम ऑफ एक्सटेंशन पीरियड। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। पार्शियल विड्रॉल अलाउ करता है आपको 7th फाइनेंशियल ईयर से फ्रॉम योर ओपनिंग ऑफ योर अकाउंट एंड ओनली 1 विड्रॉल इज अलाउड पर फाइनेंशियल ईयर और विड्रॉल लिमिट इज 50% ऑफ द अकाउंट बैलेंस स्टैंडिंग एट द 4th फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the financial year or withdrawal or at the end of the financial whichever is lower। तो इस बात का आप ध्यान रखें। Now comes the pre-mature closure। Pre-mature closure भी आपको certain extent तक अलाउ किया जाता है, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गया है स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रंस को या पेरेंट्स को, या चिल्ड्रंस के हायर एजुकेशन के लिए, या आपका रेसिडेंस स्टेटस यू वांट टू मूव टू फॉरेन, देन उस केस में आपको प्री मैच्योर क्लोजर का अलाउ किया जाता है, लेकिन ओनली एट व्हेन यू कंप्लीटेड द 5 फाइनेंशियल ईयर्स। और इसमें जो भी आप प्री मैच्योर क्लोजर करते हैं उस पर आपको 1% की पेनल्टी लगती है पर मंथ के हिसाब से। जैसे आपका इंटरेस्ट रेट 8.5% था तो आपका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा 7.5%। सो प्री मैच्योर क्लोजर इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लंबे समय के लिए अपना होराइजन लेके चलें और उतना ही पैसा डालें जितना आप पैसा लंबे समय के लिए रख सकते हैं। नाउ कम्स द पीपीएफ इनएक्टिव रूल्स। अगर आप पीपीएफ में कुछ भी उस फाइनेंशियल में कुछ भी डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा, जिसमें आपको पेनल्टी 50 रुपीज़ की लगेगी। तो आपको मिनिमम डिपॉजिट 500 रखना पड़ता है पर फाइनेंशियल ईयर। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर आपसे छूट ना जाए और इनएक्टिव अकाउंट्स कभी भी लोन्स या पार्शियल विड्रॉल के लिए अलाउ नहीं किए जाते हैं। पीपीएफ में नॉमिनेशंस भी फाइल कर सकते हैं आप, ज्वाइंट नॉमिनीज भी, आप 1 से ज़्यादा भी नॉमिनी इसके अंदर आप दे सकते हैं। द अदर एडिशनल फीचर्स ऑफ पीपीएफ इज़ द लोन अगेंस्ट पीपीएफ। अगर आप मार्केट में देखेंगे कि तो बहुत सारे पर्सनल लोन्स, बहुत सारे ऐसे लोन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोन अगेंस्ट पीपीएफ में आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 1% हायर मिलेगा जो भी आपका पीपीएफ रेट हो रहा है। जैसे इंटरेस्ट रेट अगर 7.5% है तो आपको 1% एबव पे आपको लोन मिल जाएगा। सो लोन फैसिलिटीज अवेलेबल फ्रॉम द 3rd फाइनेंशियल ईयर टू द 6th फाइनेंशियल ईयर। और कोई भी इनएक्टिव अकाउंट्स इसमें लोन अप्लाई नहीं कर सकता है, जैसा मैंने पहले ही बताया है। और लोन का एलिजिबिलिटी अमाउंट होता है 25% ऑफ द अकाउंट बैलेंस एट द एंड ऑफ द 2nd फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the year in which the loan is applied for it. And if the loan amount is not partially paid or not paid within the 3 years of time, then the outstanding loan principal will be charged at a 6% हायर दैन द एप्लीकेबल पीपीएफ रेट्स। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको जो भी टाइम फ्रेम है उस 3 ईयर्स उसके अंदर आपको लोन पे करना होगा, अदरवाइज आपका इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी हाई चार्ज हो जाएगा। सो इन कंक्लूजन पार्ट, रिस्क फैक्टर में जैसा मैंने बताया कि इसमें रिस्क बहुत ही कम है क्योंकि ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक करती है और इसमें भी आपका जो भी इंटरेस्ट रेट वो दे रहा है वो गारंटेड रिटर्न है एक तरह से। टैक्स सेविंग में जैसे ये आपको बताया ये पीपीएफ जो होता है वो ट्रिपल ई कैटेगरी में है। जो भी आपका इंटरेस्ट अर्नड है और जितना भी आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिल रहा है वो पूरा टैक्स एग्जम्प्ट रहता है। और आप इसमें 80C के अंडर में आप 1,50,000 तक का डिडक्शन आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। एंड द डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट, ये लंबे समय का इन्वेस्टमेंट है तो आपको डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट इसमें करना होता है और काफ़ी अच्छा चांसेस है जो इसमें आप गारंटेड रिटर्न्स आप लंबे समय में अच्छा कमा सकते हैं। एंड द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, मैं बार बार ये एडवाइस कर रहा हूँ कि आप जब भी आपके पास अगर लमसम पैसा है तो आप 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के बीच में ही आप अपना पैसा डाल दें ताकि आपका इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम हो।
अब हम लोग देखेंगे कि कैसे आप अपना जो वेल्थ है वो मल्टीप्लाई कर सकते हो और 15 ईयर्स में कितना जनरेट कर सकते हो, 20 ईयर्स में कितना हो सकता है। तो आप ब्लॉक पीरियड में आप एक्सटेंशन करने के बाद आपका कितना ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होता है वो हम लोग अभी देखेंगे, विथ डिपॉजिट, विदाउट डिपॉजिट। तो डिटेल एनालिसिस हम लोग करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने एक HDFC की वेबसाइट खोली है, दैट इज़ PPF कैलकुलेटर, जिसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और वीडियोज़ में भी दिया है। जैसे देखिए आप यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट में हम कर रहे हैं आपको 1,50,000 जो मैक्सिमम आप डिपॉजिट कर रहे हो। हम स्टार्टिंग में टेन्योर जो है वो हम रख रहे हैं, नंबर ऑफ डिपॉजिट्स हम ईयरली ही डिसाइड कर रहे हैं, ईयरली एज्यूम कर रहे हैं कि हमको एक ही लगना है। तो मैंने 1 ईयर सेट कर लिया, ड्यूरेशन 15 ईयर्स का रखा गया है। तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी करेंटली चल रहा है 7.1%, जो आगे जाके बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो हम ऑन एवरेज अभी हम 7% ही अगर मान के चलें तो हम मेरा कितना ज़्यादा वो आ रहा है। तो आप देखिए कि आपने जो टोटल डिपॉजिट कितना किया है। अगर आप 15 साल के लिए 1.5 लाख कर रहे हैं तो आपका डिपॉजिट अमाउंट हुआ है 22,50,000 और आपका जो इंटरेस्ट है वो आ रहा है 18,18,000। तो आपका टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट आपका जो हो रहा है 40,68,000 हो रहा है। तो आप 22 लाख इन्वेस्ट करके आप 40 लाख कमा रहे हो, मतलब 18 लाख का आपको टोटल रिटर्न मिल रहा है। अगर आप ईयरली रिटर्न की बात करो तो देखो कि आपका जितना, जैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के हिसाब से 10,000 पहला मिलेगा, फिर 22,000, फिर 34,000। उस हिसाब से आप देखो लास्ट में आपका देखो 2,69,000 तक आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप अमाउंट देखो लास्ट में इसका क्लोजिंग अमाउंट कितना है 40,68,208। तो अगर आप इसमें यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, विद डिपॉजिट, विदाउट डिपॉजिट। तो अगर हम विदाउट डिपॉजिट ही अगर हम 5 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं तो मेरा रिटर्न क्या होता है। जैसे देखिए आपका टोटल डिपॉजिट तो पहले ही रह गया जो 40,68,000 का था, और आपको इंटरेस्ट मिला है एडिशनल 16,64,000 का, जिसमें आपका मैच्योरिटी अमाउंट सिर्फ 57,32,585 का हो गया। तो आप देखो कि पहले आपको 40 लाख हो रहा था, आपको 17 लाख का बेनिफिट सिर्फ अमाउंट को डिपॉजिट रखने से हो गया। अब आते हैं हम लोग विथ डिपॉजिट में। अब विथ डिपॉजिट में चेक कीजिए, जैसे ओपनिंग बैलेंस तो आपका वही पकड़ रहा है, दैट इज 40,68,000। और अगर आपने इन्वेस्ट किया है 1,50,000 और आपने ईयरली ही एज्यूम कर रहे हैं कि आप ईयरली डिपॉजिट कर रहे हो, तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट हो रहा है वो 66,58,000 हो रहा है। पहले आपने डिपॉजिट कितना किया था 22,50,000 और एडिशनल 7.5 आप डिपॉजिट कर रहे हो, तो टोटल आपने कितना किया 30 लाख डिपॉजिट। तो आप 30 लाख डिपॉजिट किए हो और आपका मैच्योरिटी बन रहा है 66,58,000, जो जस्ट डबल से भी ज़्यादा है। तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको गारंटेड रिटर्न मिल रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो इसको रिटायरमेंट तक भी इन्वेस्ट करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रिटायरमेंट तक इन्वेस्ट करने पे आपका कॉर्पस कितना ज़्यादा होता है। जैसे इसमें देखिए आप 15 ईयर्स को अगर हम करके, जैसे आपकी उम्र अगर हम एज्यूम करते हैं कि 25 ईयर्स है, तो आप मैक्सिमम 35 ईयर्स तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ईयरली हम इसमें बोल रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, और मैं इसमें डाल रहा हूँ 1,50,000, जो आप मैक्सिमम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट अभी के एप्लीकेबल रेट से मैं अभी वही इंटरेस्ट रेट रख रहा हूँ, दैट इज़ 7.1%। तो अगर हम इससे कैलकुलेट करें तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 2,26,97,000। तो आप 52,50,000 तक आप इन्वेस्ट करने पे आपने 2,26,00,000 पे गारंटेड रिटर्न बना रहे हो, जो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। सो आपको जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप इसको रिटायरमेंट के लिए भी चूज़ कर सकते हो, या आप अपने फैमिली प्लानिंग के लिए भी चूज़ कर सकते हो, जिसमें चिल्ड्रन का एजुकेशन, चिल्ड्रंस मैरिज, योर हायर एजुकेशन, योर चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन, आप किसी के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसको पूरा पैसा ना निकाल के, बहुत लोग ऐसे भी स्ट्रेटजीज रखते हैं कि आप पूरा पैसा ना निकाल के उसको टाइमली आप निकाल रहे हो, ताकि आपका इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होते रहे और आपको जब ज़रूरत हो तो आपका वहाँ से पैसा आप निकाल सकते हैं। सो कलेक्टिवली पीपीएफ एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। चाहे आपका ईपीएफ अकाउंट हो भी तब भी आप पीपीएफ अकाउंट पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। Thanks for watching. You can subscribe to my channel Profit Learning for more updates regarding financial markets, and don't forget to press bell icon for latest financial videos. If you like this video, please hit like button and share this video with your friends and family. Do write in a comment section for feedback, clarification or any suggestion. Happy investing.